क्या है क्या ये रोहित शेट्टी का? उसके घर के बाहर कोई आदमी पूरी गोलियों की राउंड खत्म करके चला जाता है। Unknown assailants opened fire at the gate of his bungalow, sending shockwaves through the film industry and Mumbai police. लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि उसने जो मॉड्यूल में सलमान खान के घर के सामने जो पूरा शूटिंग कराया, सेम मॉडल, जहाँ पे एक बाइक खरीदना किसी से, वो बाइक किसी को दे देना, उस बंदे से ना मिलना, उसको 4 राउंड फायर करने के लिए बोलना, उसने 4 राउंड फायर करके सीसीटीवी दिखना चाहिए और उसके बाद में चले जाने के बाद में आधे घंटे के बाद में सोशल मीडिया में पोस्ट कर देना कि यह हमारा काम है। ये अभी का दाऊद इब्राहिम इक्विवेलेंट है। तो आपको लगता नहीं कि ये छिपकली जो है वो मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही है? तो शुरू में जब पहली बार ऐसा हुआ और सलमान खान का नाम लिया तो लोग हंसने लगे कि इतना छोटा सा क्रिमिनल ऐसे बोल के पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहा है। जब उनको मालूम पड़ा कि बाबा सिद्दीकी इज द गाय हु इज वेरी क्लोज टू सलमान खान, तो उसका शूट आउट हुआ। बाकायदा दशहरे के दिन में उन्होंने जिसको बोलते ना वध किया, ऐसे टाइप का स्टेटमेंट है। लॉरेंस बिश्नोई बच्चा है। नॉट टू साउंड बोस्टिंग अबाउट दिस गाय, बट कैसा होता ना कि इसको बड़ा बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। कनाडा में जो उन्होंने निज्जर का शूट आउट किया या फिर मूस वाला का शूट आउट किया, ये सारे शूट आउट्स करके उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर बिगर इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड साउंड। और ये एकदम धड़ल्ले से जो इनका क्राइम हो रहा है, यू मीन टू से इज गवर्नमेंट अलाउइंग देम टू डू दिस? वन ऑफ द केसेस में ये एस्टैब्लिश भी किया है कि ही इज और हिज सिंडिकेट इज बीइंग यूज्ड to do crime by the intelligence agencies. The federal government has just named a criminal gang from India as a terrorist entity. Indian agencies are using Lawrence Bishnoi in foreign soil to punish the perpetrators of the crime in here. आपको बता दूं कि इस 30 इयर्स की क्राइम रिपोर्टिंग में मेरे अनुभव में अगर मेरा कोई सवासेर रहा है तो वो सिर्फ चंद्रमोहन पुप्पाला है। ही इज ऑल्सो माई गो टू गाय फॉर सो मेनी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग स्टफ। क्या है क्या ये रोहित शेट्टी का? ये मतलब उसके घर के बाहर कोई आदमी पूरी गोलियों की राउंड खत्म करके चला जाता है। रोहित शेट्टी का इंसिडेंट जो है वो सरप्राइजिंग है, बट exactly according to the modus operandi that these guys operate. क्या modus operandi? लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है, ये तो आप जानते ही हैं, रोहित शेट्टी केस में, क्योंकि उसने जो मॉड्यूल में सलमान खान के घर के सामने जो पूरा शूटिंग कराया, सेम मॉडल, जहाँ पे एक बाइक खरीदना किसी से, वो बाइक किसी को दे देना, उस बंदे से ना मिलना, उसको 4 राउंड फायर करने के लिए बोलना, उसने 4 राउंड फायर करके सीसीटीवी दिखना चाहिए और उसके बाद में चले जाने के बाद में आधे घंटे के बाद में सोशल मीडिया में पोस्ट कर देना कि यह हमारा काम है। अच्छा, कोई ये बोलेगा ये रियल थ्रेट है, तो ये रियल थ्रेट नहीं है, क्योंकि ये डराने का कोशिश है। रात को 12:45 रात को मतलब 12:45 को शूटर्स को भेजना, वो भी एक बाइक में भेजना, और 4 गोलियां जो है ऐसे डिस्टेंस से फायर करना कि वो किसी को लगे भी नहीं, और फिर बाद में थोड़ा सा राउंड मार के घूम जाना, और फिर एक स्टेशन के सामने बाइक छोड़ के वो ऑटो रिक्शा लेता है। ऑटो रिक्शा में बोलता मुझे कल्याण जाना है, और कल्याण वहां से तो जाने का पॉसिबिलिटी नहीं। उसने बोला कल्याण तो नहीं जाऊंगा, उन्होंने बोला रेलवे स्टेशन पे छोड़ दो। तो शूटर्स ऑब्वियसली उन्होंने कहीं से लाए जो अननोन टेरिटरी से आए हुए हैं, जिनको बॉम्बे का ज्योग्राफी भी नहीं मालूम है, और जो मे बी दे वर वेल रिहर्स्ड इन देयर होल थिंग। ऐसा करें ताकि हम लोगों को मिसलीड करें और रेड हेरिंग छोड़ दें, ऐसे भी हो सकता है। कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बट जिस तरह से उन्होंने कंडक्ट किया अपने आप को, उससे लगता है कि ये शूटर जो है किसी दूसरे शहर से सिर्फ लिमिटेड पर्पज के लिए लाए गए हैं जी, कि आप आइए, शूट करिए, लोगों को डराइए और चले जाइए। और जो बंदे लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में जो अरेस्ट हुए हैं, दे आर पीपल हु सोल्ड देयर बाइक्स। वो इनोसेंट दिखते हैं, प्राइमा फेसी तो इनोसेंट दिखते हैं। मे बी द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज ऑल्सो नो दैट, बट क्योंकि उन्होंने किसी वक्त किसी ऐसे बंदे से बात किया फोन पर जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से जुड़ा हुआ है, जो सुनील शुभम लोलकर नाम का जो गैंगस्टर है, उसने जो हायर किया किसी को, उसने बाइक खरीदा, और फिर बाइक खरीदने के बाद में एक जगह पार्क किया, जहां से शूटर्स ने वो बाइक ली, और फिर बाद में उनको बंदूक प्रोवाइड की गई और वो यहाँ पे आके शूट किए। ये पूरा सीक्वेंस अब एस्टैब्लिश हो चुका है। सीसीटीवी में भी ये बातें दिख गई हैं कि उनका प्रोफाइल कैसा है। तो इससे सिग्नेचर स्टाइल ऑफ लॉरेंस बिश्नोई समझ में। व्हाई इज बॉलीवुड बीइंग डायरेक्टेड सडनली? यार क्यों बॉलीवुड को सताना चाहते हैं, जुल्म करना चाहते हैं, और वही टू एक्सप्लॉइट मनी और हैरेस देम और टेरराइज देम? क्यों? देखो, एक तो गैंगस्टर है ये, उसने एस्टैब्लिश कर लिया कि लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को गैंगस्टर, और वो भी सिंडिकेट चलाने वाला गैंगस्टर, ये इसने एस्टैब्लिश कर लिया। सबसे आसान तरीका क्या है? सिंडिकेट बड़ा होता है यार, ये तो अभी सिंडिकेट मतलब एफिलिएशंस विद सेवरल ग्रुप्स। ओके, तो
छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, 5-6 सिंडिकेट्स के साथ में उनका एफिलिएशन है। ड्रग माफिया के साथ में है, तुम्हारा दिल्ली का माफिया के साथ में, एक्सटॉर्शन माफिया, लिकर माफिया, ये सारे लोगों के साथ में उनका एफिलिएशन है और वो सब लोग इनके लिए ऑपरेट कर रहे हैं। तो एक तो हो गया, दूसरा कंट्री के बाहर चल रहा है, दूसरा निजर को टारगेट किया तो उन्होंने अपना प्रो खालिस्तान, एंटी खालिस्तान, ये वाले इसमें भी अपना इक्विटी ले लिया है इन दैट सेंस। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर बॉलीवुड को टारगेट करना है, सबसे आसान तरीका है कि दुनिया में 1 मिनट में पॉपुलैरिटी हो जाती है और बॉलीवुड इतना बड़ा रेजोनेंस क्रिएट करता है, क्योंकि अगर बॉलीवुड को आपने टारगेट किया तो दुनिया भर में आपकी चर्चा हो जाती है। और तो और पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहां धुरंधर नेटफ्लिक्स में रिलीज हुआ, पाकिस्तान में हिट है। एंटी पाकिस्तान स्टोरी के बारे में पाकिस्तान में हिट अगर फिल्म बन रही है, इसका मतलब बॉलीवुड का इन्फ्लुएंस अक्रॉस द कंट्रीज, अक्रॉस बॉर्डर्स कई जगह हो रहा है। इनको हमारी पिक्चरें पसंद है, पाकिस्तानी लोग हमारी फिल्में देखते हैं। उसी बॉलीवुड को टारगेट करके इनका अपना इक्विटी बढ़ रहा है। आई थिंक ये टेम्पलेट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से जान लिया है और अब आगे कई, अगर मेरा अंदाजा सही है तो ये पैटर्न को वो रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। इंडियन अथॉरिटीज को ये मालूम पड़ गया है, इसीलिए उसको मोस्ट नोटोरियस गैंगस्टर करके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। बट इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। अबू सलीम 97 में कर चुका ही है। तो 97 से 98 तक जो बॉलीवुड को जो टेरराइज किया है, इतनी सारी फिल्म हस्तियों की हत्या की है, अबू सलीम कर चुका है। तो ही इज अगेन कॉपिंग द सेम थिंग आई गेस। तो 97 से लेकर अगर आप देखेंगे तो अब 2026 है जी, तो 20-25 साल के गैप के बाद में कोई इतने बड़े पैमाने में बॉलीवुड को टारगेट कर रहा है। जी, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट ही इज वांटिंग टू कैश। लॉरेंस बिश्नोई बच्चा है। आई नो, सो पीपल से दैट कि इन्होंने अभी शुरुआत की, जी, इनका आउटरीच उतना नहीं है, नेचर ऑफ क्राइम काफी फर्क है। लेकिन आज के तारीख में उन्होंने नंबर्स में, मैं आपको एनआईए का चार्टशीट कोट कर रहा हूँ जी, 700 से 800 शूटरों की उनकी फौज अलग अलग कंट्री से ऑपरेट कर रही है, अलग अलग स्टेट से ऑपरेट कर रही है, ऐसा उन्होंने फैक्चुअली मेंशन। लॉरेंस बिश्नोई की लॉरेंस बिश्नोई 700-800 शूटर्स के, और इनका इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स ऑल्सो काफी बढ़ गया है। जैसे बोलते हैं ना कि आज लास्ट फिरौती जो मांगी गई है अभी दिल्ली में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की 10 करोड़ के आसपास की फिरौती मांगी गई फ्रॉम अ कॉमन लाइक अ ट्रेडर और समथिंग, जैसे बिजनेसमैन। 10 करोड़ रुपए 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है, एंड दैट्स प्रोटेक्शन मनी विच इज अनहर्ड ऑफ इन दिस पार्ट ऑफ द। तो ये जेल में, साबरमती जेल में बैठ करके ये कैसे ऑपरेट कैसे कर रहा है दिल्ली के लोगों को, और कैसे एक्सप्लॉइट कैसे करता है ये तो खैर, Where does the money go and how does it come back to him? नॉट टू साउंड बोस्टिंग अबाउट दिस गाय, बट कैसा होता है ना कि इसको बड़ा बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, ये तो आप जानते ही हैं। और आजकल यूट्यूब में इसके रील्स इतने चल रहे हैं और हर टेलीविजन चैनल में आधे आधे घंटे के शोज चल रहे हैं, क्राइम रिपोर्टर्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जेल में फ़ोन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसके कारण इसका फेम जो है वो काफ़ी बड़ा हो। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से बड़ा हो गया वो। सो 3 बड़े मर्डर्स हैं। अगर आप सिद्धू मूसवाला के अंदर में जो उसने क्लेम किया वो, बाबा सिद्दीकी, प्लस सबसे बड़ा नाम तो सलमान खान को थ्रेटन करना और ये कसम खाना कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो वो सलमान खान को मारूंगा, ये जो स्टेटमेंट है वो आई थिंक उसका इमेज जो है वो बढ़ गया उस स्टेटमेंट के कारण। उसने वो भी बाकायदा पुलिस कस्टडी में रहते हुए मीडिया चैनल को भी, नेशनल मीडिया चैनल को अपफ्रंट ये बात कही कि अभी तक तो कुछ नहीं किया, आप देखो अगर मैं अपफ्रंट करूंगा तो सलमान खान को शूट करने की बात की। तो दैट थिंग आई थिंक दैट्स हिज स्ट्रैटेजी। तो जितना शोर मचाना होगा उतना शोर उसने उस समय मचाया जब उसके शुरुआती दिन थे, जैसे आपने बोला कि छोटा सा गैंगस्टर वगैरह, वो शुरुआती दिन में उसने ऐसे ऐसे शोर मचाया कि अब जो है, क्योंकि दाऊद के जमाने में इतना बड़ा मीडिया था नहीं कि 5 मिनट में कोई स्टेटमेंट वायरल हो जाए। अब तो ऐसा है कि ही इज अ ड्रेडेड टेररिस्ट एंड ही इज अ वांटेड टेररिस्ट, रेड कॉर्नर नोटिस है कनाडा में, दुनिया भर में सब कुछ उसके बारे में लिख चुके हैं, जान चुके हैं। अगर इनका आप कॉफी शॉप है, कबड्डी का ग्राउंड है या हाउसिंग सोसाइटीज हैं, तो पब्लिक में इनके जो एक्शंस हो रहे हैं ये काफी, और तिहाड़ जेल फॉर एग्जांपल, सो ये सारे एक्शंस जो इन गैंग्स ने किया, वो कनाडा में जो उन्होंने निज्जर का शूट आउट किया या फिर मूसवाला का शूट आउट किया, ये सारे शूट आउट्स करके उन्होंने अनाउंस किया कि वी आर बिगर इन टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट एंड साउंड। तो आपको लगता नहीं कि ये चिपकली जो है वो मगरमच्छ बनने की कोशिश कर रही है ना? स्टार्ट कहाँ से हुआ जी? अब देखो, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे पुराने जो गैंगस्टर्स थे 1990s के, इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड के पीछे कोई एक स्टोरी थी कि भाई उनका बैकग्राउंड खराब था, उनके अपब्रिंगिंग में कोई प्रॉब्लम था, शुरुआती कोई शौक था वगैरह वगैरह। अब वो तो आप एक्सपर्ट हैं, आपने इतनी सारी किताबें लिखी तो उसमें मालूम है लोगों को, लेकिन इनकी स्टोरीज आप सुनेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सारे लोग, कुछ वाकयात बताइए, कुछ कहानी। ये सारे लोग एक्चुअली, अगर आप देखेंगे लॉरेंस बिश्नोई फॉर दैट मैटर, कि ये कॉलेज की इलेक्शन से इन्होंने अपना गैंगस्टरिज्म शुरू किया है। अच्छा,
ये सारे गैंगस्टर्स, आप लॉरेंस बिश्नोई ले लो, गोल्डी बरार ले लो, या लकी पटियाल ले लो, या नीरज बवाना ले लो, ये सारे जो लोग हैं इनके नाम शायद लोगों के दिमाग में है नहीं। हाँ, मैं ऑडियंस को खाली जानना चाहूँ ये लोग कौन लोग, इनके आपने नाम लिए हैं जी। और ये लोग कितने मतलब बदनाम है या कितने नोटोरियस तो लॉरेंस बिश्नोई जो था वो डीएवी कॉलेज का छात्र था जी। और डीएवी कॉलेज में स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी, सोपू बोलते थे उसको। तो सोपू वर्सेस पूसू, पूसू मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन। ओके। ये दो, जैसे ये एनएसयूआई और एबीपी आज के ज़माने में चलते हैं, वहाँ पर नॉर्थ में कॉलेज के इलेक्शंस का दबदबा बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ एक दूसरे को मारना, गोली चलाना और पुलिस केसेस करना। आप देखेंगे 7-8 जो बड़े गैंगस्टर्स आज टॉप लिस्ट में है, वो सारे लोगों की गैंगस्टरिज्म की शुरुआत कॉलेज कैंपस से हुई है। कॉलेज कैंपस से हुई या कोई स्पोर्ट्स अखाड़े से हुई है। सो ये दो ब्रीडिंग ग्राउंड्स नॉर्थ के ये वाले गैंगस्टर्स का है। पहला लॉरेंस बिश्नोई को लेते हैं जी। लॉरेंस बिश्नोई ने जब शुरू किया तो डीएवी कॉलेज में आया नया सा, और उसके साथ में जो उसके मेंटर्स थे या उसके बाकी जो सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि भाई इलेक्शंस के अंदर में आप किसी को सपोर्ट करिए। तो रॉबिन बरार नाम का एक बंदा था और उदय नाम का बंदा था, ये सोपू वर्सेस पीसू में। तो उसने रॉबिन बरार को सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया और वो बंदा लॉरेंस ने सपोर्ट कर दिया। और दूसरा वाला जो बंदा था उदय, उसका लकी पटियाल और बाकी सब लोगों के दे मस्ट बी टीनेजर्स, उस जमाने टीनेजर्स होंगे ना। 20 साल 22 साल के लोग थे। और ये 2010 रीसेंट स्टोरी है, ये 2010 की बात, 11 की बात है। 8-9 साल के 8-9 साल का उनका करियर क्राइम का रहा है और 10 साल के अंदर में ये लोग जीरो से आज सबसे वांटेड क्रिमिनल में रेड कॉर्नर नोटिस के नाम तक पहुंच गए। तो कॉलेज के उस इलेक्शन के अंदर में जब रॉबिन बरार हार गया, लॉरेंस बिश्नोई का कैंडिडेट हार गया, उसने सामने वाले कैंडिडेट के जाके गाड़ी जला दी कॉलेज के, मतलब उसके लॉरेंस ने जी। और मतलब ये एलिगेशंस है, सारी स्टोरीज जो है वो चार्जशीट्स में आई हुई है। बाद में पता चला कि शायद कुछ कोर्ट केसेस में वो जीत भी गया है और उसने वहां गोली चलाई वो दूसरे वाले कैंडिडेट पे। तो कॉलेज में रहते हुए सबसे पहले गोली चलाने वाला बंदा लॉरेंस बिश्नोई, जो ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से आता है जहाँ पे एक गांव है, गांव में लॉरेंस स्कूल नाम का एक छोटा स्कूल है। मम्मी ने सोचा कि लॉरेंस ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके नाम से अपने बेटे का नाम रख देते हैं, उन्होंने लॉरेंस रख दिया और लॉरेंस नाम चलता चला गया और वो डीएवी कॉलेज में आके इतना बड़ा आदमी बन गया। हालांकि ये घर से काफी अच्छा है। अच्छा। 110 एकड़ जमीन की उनके फादर की जमीन है। आज भी वो ही इज वेल टू डू। अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो जरूरत नहीं थी क्राइम में उतरने की। अच्छा। पर ये सब जिसको बोलते हैं ना ईगो, शोशा, ये वाले माहौल के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई ने अपना ओपनिंग किया। वहां पर उसका पहला केस हुआ। तो ही इज नॉट अ विक्टिम ऑफ हिज सर्कमस्टेंसेस वाली बात जो होती है वो नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लॉरेंस के मामले में तो कोई विक्टिम वाला स्टेज ही नहीं है। इनफैक्ट अब तो जिस तरह से पोस्चरिंग कर रहा है, ही इज वांटिंग टू पोस्चर हिमसेल्फ एज अ डॉन हु इज वरिड। जैसे उस जमाने में हिंदू डॉन वर्सेस मुस्लिम डॉन, ये वो सब चल रहा था। आज की पोस्टिंग ये है कि वो देशभक्त डॉन है और उसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं और वो बिश्नोई समाज के प्रिंसिपल्स को आगे कर रहा है, वगैरह वगैरह, काफी सारा है। सो टू गोइंग बैक टू दैट स्टोरी, उस समय जब वो जेल में गया जी, और जेल में जाने के बाद में उसने जो एफिलिएशंस हासिल किए लोगों के साथ में, वो एफिलिएशन से उसके क्राइम की बात की शुरुआत हुई। कि उसके बाद में सामने वाले कैंडिडेट्स को कॉन्टेस्ट करने से डर लगने लगा क्योंकि वो लॉरेंस सपोर्टेड कैंडिडेट हुआ करता था। तो कॉलेज के इलेक्शन का सबसे बड़ा उसका जो एग्जाम्पल था वो शूट आउट था। उसके बाद में उसने 1.5 महीना कुछ जेल में बिताया और 1.5 महीना जेल में बिताने के बाद में वापस आया, वापस कोई शूट आउट किया। फिर एक कोई काउंसलर के लिए सपोर्ट करने वाला था, काउंसलर के अगेंस्ट में दूसरा कैंडिडेट जीत गया, वो कैंडिडेट को मरवा दिया है लोगों ने सुपर इलेक्शन। तो आई थिंक ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कैंपस और वहां से जाके फिर वो लोकल पॉलिटिक्स के अंदर में इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, ऐसे वो बड़ा हो गया वो जी। तो ये गोल्डी बरार और ये लोग या जो कौन थे जिनके आपने तो ऐसी पैरेलल स्टोरी है। जैसे लॉरेंस की एक स्टोरी है कि वो डीएवी कॉलेज में आया था जी। ऐसे ही अगर आप दूसरा एक नाम है संपत नरेला। संपत नरेला ये बेसिकली नरेला जो है वो इसका कलीग था और वो ये जैसे लॉरेंस है ये 1500 मीटर का एथलीट था, तो स्पोर्ट्स पर्सन भी था, फिट आदमी था। वैसे ही संपत नरेला जो है वो डिकैथलन जिसको बोलते हैं फोर स्पोर्ट्स का एक्सपर्ट था, वो खालसा कॉलेज का था। तो ये खालसा कॉलेज से ट्रायथलॉन आई थिंक नहीं डिकैथलॉन तो फोर्थ था ना। अच्छा। सो वो खालसा कॉलेज से इसके डीएवी कॉलेज में प्रैक्टिस करने आता था। तो वहां जब प्रैक्टिस करने आता था तो लॉरेंस की और इसकी पहचान हो गई क्योंकि ये लोग स्पोर्ट्स पर्सन थे और थोड़ा हट्टा कट्टा था, तो ही हैड मोर मसल पावर विद हिम।
तो लॉरेंस एक्चुअली गेव हिम एन ऑफर दैट यू बिकम माय मसल मैन, मैं जो भी काम करूंगा वहां पर अगर आपको 5 मिनट में लड़के जमा करना है तो वो नरेला एंड लोग आते थे। वैसे ही गोल्डी जो था, मतलब गोल्डी ब्रार, वो बेसिकली अच्छे घर से आया, उसका पुलिस के उसके फादर पुलिस में थे और वो अच्छे घर से आया हुआ था। उसका भी यही था कि उसका कॉलेज मतलब नॉर्थ का दाऊद इब्राहिम हो गया कि जिसका बाप पुलिस वाला था और वो गुंडा। यू कैन से दैट जी। इसमें कई बार स्टोरी तो लॉरेंस की भी घर से ऐसा बोला गया था कि बाप का कोई पुलिसिया बैकग्राउंड था, बट बाद में पता चला कि डॉसियर में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो पुलिस बैकग्राउंड से था, गोल्डी ब्रार का अच्छा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, और लॉरेंस ने तो पहले ग्रेजुएट करके लॉ कॉलेज के अंदर में दाखिला लिया था, और लॉ कॉलेज के दूसरे साल के अंदर में ये सारी एक्टिविटीज हुई। गोल्डी ब्रार उससे जूनियर है और उसका पैरेलल वर्ड है, वो भी स्टूडेंट इलेक्शन से आया हुआ है और उसके कैंडिडेट को लॉरेंस ने सपोर्ट किया और उसके कैंडिडेट जीत गए। तो गोल्डी बिकेम हिज राइट हैंड, संपत नरेला उसका मसल पावर बन गया, और इसके चलते कॉलेज के इलेक्शन में इन तीनों का दबदबा बनता चला गया। और इन्हीं का एक राइवल था जो जिसको लकी बोलते हैं, लकी पटियाल, गौरव पटियाल नाम है उसका, वो इसका राइवल गैंग बन गया, वो भी कॉलेज केस में से। तो एक पूरा लीनियज है, लॉरेंस एंड गोल्डी एंड आनंद पाल और ये अनुराधा चौधरी जो लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है, ये सारा क्लैन है। बस गोगी एंड टिल्लू द जाट वाला गैंग। दूसरा गैंग है लकी पटियाल। गोगी टिल्लू कौन है? मुझे इन सभी कहानी एक्चुअली सुनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अभी ये जितने भी नाम ले रहे हैं, यू हैव टू गिव मी द बैकग्राउंड, उनकी कहानियाँ, कुछ एनेक्डोट्स हमें बताइए उनके बारे में। पंजाब के पूरे जो कॉलेज के एटमॉस्फेयर का जो गैंगस्टरिज्म है, उसका एक पूरा धागा जो है वो लॉरेंस संभाल रहा है। उसकी राइवल गैंग भी है, उसको हम रखते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ ये देखेंगे अगर आप, तो गोगी मतलब उसका नाम है जितेंद्र गोगी। वो अलीपुर और ताजपुर हरियाणा के, मतलब दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में रहने वाले लोग। गोगी और टिल्लू ताजपुरिया बोलते हैं उसको। सुनील मान, दोनों मान है, जितेंद्र मान और सुनील मान। उनको टाइटल्स बाद में मिले क्योंकि ये ताजपुरिया से आता है, और जो गोगी है वो गोगी वहाँ बचपन में उसको बोलते थे। तो ये हरियाणा के गाँव है दोनों। सो ये दिल्ली के आउटस्कर्ट्स के जो गांव हैं हरियाणा के, जाट कम्युनिटी से आते हैं लोग। और ये लोगों का कॉलेज में, श्रद्धानंद कॉलेज दिल्ली में एडमिशन होता है, और श्रद्धानंद कॉलेज में सेम स्टोरी कि कॉलेज में आए, उन्होंने अपना इलेक्शंस लड़ा, सब कुछ किया। सिर्फ यहाँ थोड़ी कहानी उल्टी हो गई कि ये बचपन के दोस्त गोगी एंड टिल्लू आसपास के गांव से आए हुए, पहली बार एडमिशन लिया श्रद्धानंद कॉलेज में, और श्रद्धानंद कॉलेज में इनकी राइवल गैंग्स के साथ में दोस्ती हो गई और दोनों ने राइवल कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया। अच्छा। तो यहाँ गोगी एंड टिल्लू जो बचपन में एक साथ स्कूल जाया करते थे और आया करते थे, इनकी मॉम्स दोस्त थे, इसके घर में खाना ठीक, मतलब इसके घर में, वो स्टोरी बड़ी अच्छी है कि उन्होंने बाइट्स में भी उनके माता जी ने कहा है कि मेरा बेटा अगर मेरे घर में करेला बनता था तो वो गोगी के यहाँ चला जाता था कि तेरे घर में क्या बना है खाना, एंड मैं आता हूँ। पड़ोसी थे लोग, आसपास रहते थे। अच्छा। तो वो इस तरह की उनकी दोस्ती थी। कॉलेज में आए, कॉलेज में उनका राइवल गैंग्स से दोस्ती हो गई और उन्होंने अपोजिशन के गैंग्स को सपोर्ट कर दिया। और जैसे उनका इलेक्शंस हुआ, सब कुछ हुआ, गोगी लॉस्ट द इलेक्शन। कैंडिडेट जिसको उसने सपोर्ट किया था, गोगी का कैंडिडेट हार गया, और टिल्लू ताजपुरिया वाले लोगों ने सबने उसके घर के सामने से बाकायदा प्रोसेशन उसे नहीं, जैसे कॉलेज में होता है, टीज वीज करते हुए निकले। दैट इंसल्ट ही कुड नॉट डाइजेस्ट। जाट है, जाट का अपना ईगो, बचपन की दोस्ती और एक इंसल्ट भी खत्म हो गई। एक इंसल्ट से शुरुआत हुई और ट्रिगर पॉइंट था जहां से उनका एक दूसरे का दुश्मनी चालू हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ और इलेक्शंस के बाद में गोगी का एक दूर का रिश्तेदार था जिसको वो बोलते थे कि ये जिज्जा और साला टाइप का उनका रिलेशनशिप है। दे यूज्ड टू टीज ईच अदर कि जिज्जा है उसका, ये साला है टाइप्स। तो गोगी को बिलिटल करने के लिए वो उसको साला वाला बोलने के लिए करते थे। तो राजू चोर नाम का उसका जीजा, जो उसको बोला, अपने आप को जीजा बोल रहा था, ही यूज्ड टू बोस्ट राजू चोर। ये सब ऑब्वियसली उनके नाम दिए हुए हैं अपने आप से। तो राजू चोर नाम का बंदा था, उसको टिल्लू के गैंग ने खत्म कर दिया इन अ शूट आउट, बिकॉज कॉलेज के इलेक्शंस के अंदर में उन्होंने उसको सपोर्ट किया था। और राजू चोर ये ऐसा आदमी था जो बोस्ट करता था कि मैं गोगी का जीजा हूँ, और हर जगह जाके अपना जो बोलते हैं गोगी का जो दबदबा है उसका इस्तेमाल करके लोगों को धमकाना, ही वो सब करता था। तो ही वाज शॉर्ट। उसकी गैंग थी, गैंग पावर, मैन पावर थी उसके पास। उसका मतलब मैन पावर मतलब लड़के जो कॉलेज के साथ में जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, गोगी का नाम लो तो 5 लोग एक साथ जमा हो जाते हैं, वो जाके किसी को धमकाए तो धमक जाते हैं लोग। एनी वायलेंट इंसिडेंट्स, एनी जो द फर्स्ट इंसिडेंट जो इसका शूट आउट हुआ, उसके बाद में इन्होंने
बहुत बड़ा इंसिडेंट किया कि गोगी की गैंग पूरी गई। उस जमाने में बोलेरो जो गाड़ियां ये फ्लॉन्ट करते थे, तो दिल्ली का सबसे डेयर डेविल शूट आउट बोलते हैं बुरारी मार्केट है। इसमें जो दोनों गैंग्स की गाड़ियां एक जगह, उनको मालूम पड़ा कि इनकी गैंग टिल्लू की गैंग खड़ी है वहां पे गाड़ी में, इन्होंने पूरे गाड़ियों में आए, पंजाब के बॉर्डर से उन्होंने वेपन्स प्रोक्योर किया और पहली बार उस गाड़ी के ऊपर पूरा शूट आउट किया जब टिल्लू के गैंग्स के ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो ये मार्केट के अंदर में 7-8 लोग, कॉमन मैन लोग भी मर गए। अच्छा, तो बुरारी शूट आउट इज फेमस शूट आउट ऑफ दी स्टूडेंट गैंग्स, जहां पे आम आदमी मर गया और पब्लिक में इनका जो टेरर है वो पहली बार रिकॉर्ड। कौन से साल की बात है, किस पर? ये मेरे ख्याल से 2010 की बात है। सो इट इज लाइक ये बेचारे इनोसेंट जो पेडेस्ट्रियन से वो मारे गए उसमें क्योंकि क्रॉस फायर हुआ दोनों के साइड से और इन्होंने वो गाड़ी के ऊपर अटैक करना, गैंग के लोग नहीं मारे गए थे? गैंग के भी मारे गए लोग, इनकी खुद के गैंग का भी एक बंदा मारा गया इनके ही गोली से, ये बाद में पोस्टमार्टम में पता चला, बट बेसिकली ये इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग था। तो पब्लिक में आके इनको डेयरिंग देखिए आप, दिल्ली जैसे शहर में मार्केट में आके ये स्टूडेंट गैंग लीडर्स इतना बड़ा शूट आउट करते हैं जी, जो अनहर्ड ऑफ है उस समय का जी। तो वो मतलब दैट वे दे एस्टैब्लिश देयर प्रोग्रेस कि इतना बड़ा गैंग हमारा है और हम लोग कभी भी किसी को गोली मार के उड़ा सकते हैं। दैट इज हाउ ही गॉट अरेस्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गोगी की गैंग जो है वो अरेस्ट हो गई। अरेस्ट होने के बाद में जेल में रहे, जेल में कुछ दिन चलता रहा। तो जेल में गोगी क्योंकि उसने इतना बड़ा कांड कर दिया था, लॉरेंस के कुछ लोग वहां पर थे और लॉरेंस के गैंग ने गोगी को अपना एफिलिएट गैंग बना लिया। सो बेसिकली क्या हुआ कि दे जॉइंट हैंड्स के। जो पंजाब का जो गैंग है पूरा जी, वो हरियाणा के जाट वाले जो गैंग थे जो गोगी लीड कर रहा था, वो दोनों ने हैंडशेक कर लिया कि भाई आपका टेरिटरी ये वाला और दिल्ली भी जो है, दिल्ली का मेन एरिया आपके पास में है और हरियाणा के कुछ पार्ट से, और पंजाब उनका ऑब्वियसली एस्टैब्लिश्ड एरिया था। तो यहाँ से उनका कंसोलिडेशन शुरू हुआ और आपस में उनकी दोस्ती बन गई और उन्होंने फिर बहुत सारी चीजें की। तो पहला प्रॉमिस ये था लॉरेंस का जी, कि आप हमारे साथ आ जाओ, आपको हम जेल से छुड़वाते हैं। तो बाद में जब गोगी एस्केप फ्रॉम द कस्टडी, जिसे हम लोग हिंदी फिल्मों में देखते हैं कि एक जगह से ले जा रहे हैं उसको एस्कॉर्ट में, और एस्कॉर्ट में ले जाते समय इनके बंदे लोगों ने आके उसको गोगी को फायरिंग वायरिंग करके पुलिस के कस्टडी में से छुड़वा के लेके चले गए और भाग गए। तो ये इंसिडेंट गोगी को बचाने के बाद में लॉरेंस और गोगी गहरी दोस्ती होगी और टिल्लू ताजपुरिया की गैंग का ऑब्वियसली राइवलरी बढ़ गया। उसने क्या किया कि हरियाणा के जो गैंगस्टर्स थे, नीरज बवाना नाम का बंदा है, अगेन ही इज अ वेरी फेमस कबड्डी प्लेयर था उस जमाने का, हट्टा कट्टा आदमी था और बचपन से थोड़ा सा दबंगा ये वो करके उसने अपना एक वर्चस्व बना लिया। तो एस्टैब्लिश गैंगस्टर था। तो टिल्लू ने क्या किया, वो एस्टैब्लिश गैंगस्टर नीरज बवाना जो ऑलरेडी जेल में था, तिहाड़ जेल में, और जो लकी पटियाल मैंने बोला पंजाब वाला जो बंदा था जो लॉरेंस का ओपोनेंट था, उनका एक पूरा सिंडिकेट बन गया और उन्होंने और गोगी के बंदे लोगों ने दिल्ली में इतना आतंक मचाया, इतना लड़ाई की। तो जैसे एक एमसीडी के स्कूल के टीचर का उन्होंने मर्डर कर दिया सुपारी लेके, मतलब एक मैथ्स के टीचर का मर्डर कर दिया। Why? बिकॉज समबडी वाज पेइंग देम मनी टू किल समबडी, बिकॉज उनका कोई राइवलरी था। किसी So टीचर को मारना मतलब जो इसका गैंग से कनेक्शन भी ना हो, मतलब सो हायर कोई प्रिंसिपल नहीं, कुछ नहीं, जी। आपने पैसा दिया उनको हायर करना है और ये लोग गैंगस्टर्स उस तरह से इमोशनलेस, कोई एम्पैथी नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रिंसिपल स्टैंड नहीं, कोई आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं। ये सारा वॉर उस तरह से चल रहा था जैसे ईगो वॉर दो गैंग्स के बीच में होता, पैसे कमा रहे थे लोग। बेसिकली दिल्ली पे हुकूमत करना था। दिल्ली पे हुकूमत करना था, अपना दबदबा बनाना था ताकि हमारा एक्सटॉर्शन का जो आस्क है, रेट जो है वो बढ़ जाए। तो उनका टेरर के कारण उनका रेट काफी बढ़ गया उस समय, लोग जो है डरने लगे, प्रोटेक्शन मनी देने लगे, जो पुराने जमाने में होता था वही सेम चीज इस जमाने में हो रहा था। जब कि इतना जब बॉम्बे से माफिया खत्म हो गया और एक्सटॉर्शन रैकेट खत्म हो गए, बॉम्बे के माफिया अब ज्यादा मेच्योर होकर उन्होंने बिजनेस करना शुरू कर दिया। जी, इन्होंने स्ट्रीट वॉर शुरू किया जो कॉलेज से शुरू होकर मार्केट तक पहुंचा और दे यूज्ड मसलमैन, मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन, या तो कबड्डी प्लेयर्स या तो रेसलर्स, ये सब कुछ हुआ। इन लोगों को उन्होंने रिक्रूट करना शुरू किया। ऐसे ही केसेस के अंदर में सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर हुआ, ऐसे केस में सुशील कुमार जो आपको याद होगा ओलंपियन जो एक मर्डर में इन्वॉल्व हुआ, तो सुशील कुमार एफिलिएटेड विथ द नीरज बवाना क्लैन एंड ही was involved in beating one of the person from this gang। जी। तो ऐसे दोनों गैंग्स के बीच में अपने मसलमैन्स तो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन था सुशील कुमार,
उसने भी माफिया ज्वाइन कर लिया। हर आदमी की स्टोरी है जैसे। तो सुशील कुमार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि लैंड। तो ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी बॉर्डर में, क्योंकि दिल्ली से एक्सटेंशन में लैंड का जो है वो, क्योंकि खेत की लैंड होती थी और धीरे 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 दिल्ली के एक्सटेंडेड पार्ट बनते जा रहे थे, तो लैंड एक्विजिशन वाज अ वेरी बिग थिंग। और इनके सब के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंदर में या किसी का अपना कब्जा होने के कारण इनके लैंड किसी प्रॉब्लम में या लिटिगेशन में फंस जाते थे। तो सुशील कुमार एज पर द कोर्ट सबमिशंस एंड ऑल दैट, ऐसे ही कोई लैंड के पीस को लेके थोड़ा चिंतित था, तो ही वेंट एंड रिक्वेस्टेड दी लोकल जो गून होते हैं उनको कि भाई मेरे को इसमें से निकाल के दे दो। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो चलता गया, वो बोला ठीक है निकाल के देता हूँ, जरा इन लड़कों को उठा लो, इनको जरा मार पीट के दबा दो, ये वो सब। तो ये तो था ही तगड़ा, तो तगड़ा आदमी था, तो उसने 2-4 लोगों को मार दिया, ये सब कुछ कर दिया। तो ही स्टार्टेड बिकमिंग देयर टूल फॉर थोड़ा सा लड़ाई और ये वो सब, एंड ही गॉट एंटेंगल्ड इनटू दिस फाइट। एंड एक समय ऐसा है कि इन्होंने इतना जोर से मार दिया एक व्यक्ति को कि अल्टीमेटली वो दूसरे वॉर में जाके मर गया। तो जिस दिन मर गया उसकी पहली रात को इन्होंने पीटा था, ये आई विटनेसेस का ऑलरेडी रिपोर्ट आ गया। सुशील कुमार गॉट एंटेंगल्ड इनटू दिस क्रिमिनल सिचुएशन। ही गॉट यूज्ड और ही सेंस्ड पावर इन दैट। पहले तो पावर था because he was feeling the power, and later he realized that कि okay, he used the power but he got used by the gangs. तो मुझे सिर्फ ये अब थोड़ा सा हैरानी हो रही है कि स्पेशल सेल जो दिल्ली में खासकर जिसे हमारी क्राइम ब्रांच होती है, वो क्या कर रही थी? मतलब सिर्फ तमाशा देख रही थी? वाज दे ट्राइंग टू स्टॉप देम? सर्वेलेंस और पुलिसिंग और एनकाउंटर्स कोई तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लोग? तो अगर आप देखेंगे तो हर इसके गैंग के अंदर में भी काफी सारे, जैसे एक टिल्लू एंड गोगी का एक पूरा लाइफ साइकिल देखते हैं जी। 10 से 12 साल का लाइफ साइकिल है जी। 2010-12 में उनका कॉलेज का इलेक्शंस का वायलेंस, उसके बाद में ये बुरारी शूट आउट, उसके बाद में एक जगह जब वो गोगी वाज, इंटरेस्टिंग स्टोरीज है कि दे प्लेड दिस गैंगस्टरिज्म इन सोशल मीडिया, इन पब्लिक। तो गोगी स्टारबक्स में कॉफी पी रहा है, अच्छा, उसके 2 दोस्त हैं, रोहित गुडारा और फज्जे करके एक बंदा है, ये दोनों हैं। तो रोहित, फज्जे एंड गोगी सिटिंग इन स्टारबक्स हैविंग कॉफी। पुलिस को इंटेलिजेंस मिलता है टिल्लू वाले लोगों से कि ये लोग यहाँ बैठे हुए, ये लोग आते हैं स्टारबक्स में, तब तक ये लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। और निकलने के बाद में कुछ लोगों के जो वहाँ लोग बैठे हुए थे, क्योंकि मालूम नहीं था इनको ये गैंगस्टर लोग हैं, उनके फोन्स में देखा तो उन्होंने किसी का सेल्फी में देखा कि पीछे 3 कप्स रखे हुए हैं और तीनों कप्स के ऊपर इन तीनों का नाम है, गोगी, फज्जे एंड रोहित। अच्छा, इट्स अ फेमस स्टोरी। इनफैक्ट नो पीपल रोमांटिसाइज दैट स्टोरी बिग टाइम इन नेशनल टेलीविजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये सारे लोग जो 3 लोग थे, इनके वो कप्स मिले, तो उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये लोग अभी यहाँ से निकले हैं। तो जैसे टिपिकली होता है, ये टास्क फोर्स था, उन्होंने पूरा 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में बाकायदा कॉर्डन ऑफ किया, और वहाँ का जो सबसे कैसाबेला करके एक रेसिडेंशियल सोसाइटी है, मतलब डुप्ले बंगलोज है, सब कुछ भी है, वैसे सोसाइटी में जाके गोगी छुप गया। और इन्होंने ट्रेस करते 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 उसको, क्या उम्र होगी उसकी? 30 साल की बात है। Okay. तो ट्रेस करते करते उस सोसाइटी में पहुंचने के बाद में उसको घेर लिया, और घेरने के बाद में सारा अनाउंसमेंट वगैरह सब कुछ हुआ, एंड ही रियलाइज कि ये तो फंस गया, अभी वो कुछ नहीं कर सकता है। अब देखिए मॉडर्न गैंगस्टरिज्म का एक एग्जाम्पल है कि वो बंदा फेसबुक लाइव गया, अच्छा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये लोग एनकाउंटर में उसको मार देंगे करके। तो फेसबुक लाइव गया, और फेसबुक लाइव में वो डिक्लेयर करता है कि देखो पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया, मैं बेकसूर हूँ, और मैं लाइव जा रहा हूँ ये बताने के लिए कि इनकी ऐसी कोई हरकत होगी तो आप लोग गवाह है। ऐसा करता हुआ लाइव, जैसे पीस टू कैमरास लोग कैमरामैन करते हैं, ऐसा करते हुए बाहर, ऐसे हाथ ऊपर करते हुए बाहर आया, और उसका पूरा जो अरेस्ट है वो फेसबुक पे लाइव गया हुआ है। अच्छा, तो दिस इज द काइंड ऑफ एंटरप्राइजिंग दीज गाइज वर। जो मुंबई माफिया कभी नहीं सोचेगी और कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, और आज की तारीख में इतना किसी के मतलब इसमें डेयरिंग है नहीं कि वो कर पाए। डिजिटल ब्रॉडकास्ट ऑफ योर अरेस्ट, ऑफ योर ओन अरेस्ट, ऑफ योर ओन अरेस्ट, एंड दैट टू, मतलब सीना तान के कि मैं आ रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ। ये गोगी का फेमस इंसिडेंट था जहाँ उसको पकड़ा गया। ऐसे ही एक जगह पे, मतलब अभी दूसरा गैंगस्टर है इन्हीं के गैंग का, उसको बोलते हैं काला जठेड़ी। काला जठेड़ी, जठेड़ी वहाँ का गांव है। अच्छा, और काला जो है बिकॉज ही वाज जनरली थोड़ा सा डार्क था, तो काला जठेड़ी करके बंदा है, संदीप नाम है उसका। उसकी भी स्टोरी काफी फेमस है कि उसने अभी अनुराधा चौधरी नाम की जो
पढ़ी लिखी, MBA, स्टॉक ब्रोकर, रिवॉल्वर रानी। हाँ जी। गैंगस्टर, मतलब गैंग वाली, जिसने, उसका भी यही स्टोरी है कि उसके लैंड फंस गया, उसने स्टॉक ब्रोकिंग में पैसे लिए थे उधार, ब्रोकिंग में उसने जो पैसे लगाए काफी सारा कमाया, लेकिन दूसरे बंदे ने उसको धोखा देके वो पैसे सब निकाल लिए। शी वेंट टू अ गैंगस्टर, जो आनंद पाल नाम का एक बंदा है वहीं हरियाणा का, उसका जो वहाँ दबदबा चलता था, लोकल गून, उसके पास में गए। उसके पास में जाने के बाद में उसको लगा कि मुझे पावर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो उसने बोला ठीक है आप एक काम करो, सिर्फ मेरे लिए कॉल करते जाओ। तो वो एक्सटॉर्शन के कॉल्स करने के लिए, जैसे वो स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है वैसे ही, शी स्टार्टेड मेकिंग दोस कॉल्स बिकॉज शी वाज हाईली सोफिस्टिकेटेड। उसको अंग्रेजी आता है, इनफैक्ट अगर आप टेलीविजन में देखेंगे तो बहुत सारे रीसेंट इंटरव्यूज उसके हैं जो अंग्रेजी में भी बोल रही हैं, और लोग उसको लेडी डॉन करके एड्रेस कर रहे हैं। मैडम मिंजा नाम का उसका एक अलग से कोई कोड वर्ड था, अच्छा। तो मैडम मिंजा उनको फोन कर रही हैं वगैरह वगैरह। तो वो जो लड़की थी उसने सबको एक्सटॉर्शन का कॉल किया, और इसका और काला जठड़ी अपने एमबीए के करियर छोड़ करके उसने माफिया करने लग गई। हाँ, क्योंकि उसका MBA के करियर में जब स्टॉक मार्केट में गई, पैसा कमाना शुरू किया, पैसा कमाया भी, लेकिन शी लॉस्ट टू सम कॉनमैन जो उसके आसपास था। उससे निजात पाने के लिए वो गैंगस्टर के पास गई, गैंगस्टर ने उसको सपोर्ट किया, बोला कि आप एक्सटॉर्शन के कॉल करो, एक दो एक्सटॉर्शन कॉल में फंस गई। बाद में जाके जेल में काला जठड़ी मिला। काला जठड़ी भी सेम कबड्डी प्लेयर, कौन सी जेल में गई, कहाँ मुलाकात, किस जेल में? उसके लोकल जेल था वो हरियाणा का, जो ये था, वहां पर उसको मुलाकात हुई। एंड देन फेमस इन सब की स्टोरी अभी रिसेंटली चली है कि काला जठड़ी और ये अनुराधा जो चौधरी है जी, जो रिवॉल्वर रानी कह रहे हैं आप, वो उन दोनों की शादी हुई बाकायदा लाइव टेलीकास्ट ऑन मोस्ट ऑफ द नेशनल चैनल्स। इन जेल नहीं, बाहर आए, उसको एक 6 घंटे की पैरोल मिली थी। अच्छा। और काला जठोड़ी पैरोल से आया, और उसके शादी होने के पहले की शादी की तैयारियों के इंटरव्यूज और ये वो सब, 50 पुलिस वाले, स्नाइपर्स एट वेरियस प्लेसेस, एंड पूरा जो उसका जो, अगर आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब वगैरह में मिलेगा आपको, बाकायदा पूरे बंदोबस्त के बीच में उनकी दोनों की शादी हुई। लाइव टेलीकास्ट काफी सारे चैनल्स ने किया हुआ है ये। तो काला जठेड़ी, रिवॉल्वर रानी जो आप बोल रहे हो कि अनुराधा चौधरी जो पढ़ी लिखी है, MBA है वो, और इनका पूरा एफिलिएट, देन ये पूरा एफिलिएट गोगे टिल्लू affiliated to Lawrence Bishnoi. So Lawrence Bishnoi recruited people from, or rather local gangs from Haryana. इनफैक्ट वो जो अतीक और उनका जो मर्डर हुआ था वो भी यूपी वाली गैंग है, वही लॉरेंस के लोग थे। हाँ, तो लॉरेंस के लोगों ने उसके अंदर में इन्वॉल्व, उसको मारा ना, अतीक का जो मर्डर किया था, उसमें उन्होंने जय श्री राम बोल के अनाउंसमेंट किया, और बाद में उन्होंने क्लेम किया कि हमारे सिंडिकेट ने किया होगा जी। तो बेसिकली लॉरेंस रिक्रूटेड दीज रेडीमेड गैंग्स एंड मेड हिज, पूरा जो गैंग उसका बना वो पावरफुल हो गया। और लॉरेंस को एक बात समझ में आ गई कि ये सारे लोग अलग अलग जेल्स में रहने के कारण जेलों के बीच में इनका एक अच्छा कैमरेडरी बन गया। और वो जेल में से फोन यूज करना, अच्छा खुद का फोन कभी इस्तेमाल नहीं किया जी, जो लोकल गैंगस्टर्स होते हैं उनके पास छोटे फोन होते हैं उसमें से फोन किया। इसलिए लॉरेंस हमेशा बचते बचाता गया, कहीं पे भी उसको डायरेक्टली शूट आउट करने का मतलब आरोपी नहीं बनाया गया। उसके कंस्पिरेसी के अंदर में लोगों ने शूट आउट किया, यही अब तक आया है। अब तो उसने पोजीशनिंग बड़ा अजब ले लिया है। ये जो गुजरात के जेल में बैठा हुआ है, वहां से सब लोगों से बात करता है, सब कुछ करता है, एंड ही सेज दैट कि मैं बिश्नोई गैंग का हूँ। मैंने सलमान खान को इसलिए टारगेट किया है कि तब तक मैंने टारगेट नहीं किया था जब तक वो कन्विक्ट नहीं हुआ। अब हम लोग कानून वाले हैं। और बिश्नोई समाज का बहुत बड़ा अलग कहानी है उनकी। एनवायरमेंटलिस्ट, दे वर्शिप दीज ट्रीज एंड एनिमल्स, एंड वो तो इनफैक्ट लकड़ी जलाते समय भी कोई कीड़े न जल जाएं, ऐसा उनका पूरा बिलीफ है। रादर बिश्नोई जो है वो 20 और नोई 9, तो 29 टेनेट्स के ऊपर चलता है इनका बिश्नोई। तो बिश्नोई गैंग का, बिश्नोई कम्युनिटी का क्या बोलना चाहिए, स्पोक्स पर्सन बन गया। और उसने कहा कि सलमान खान, क्योंकि वो कन्विक्ट हो गए हैं उन्होंने, और वो देन ही ब्रॉट इन द टेनेट्स ऑफ बिश्नोई समाज एंड इन द हिंदू समाज, एंड ही सेड कि हमारे यहाँ पनिशमेंट नहीं होता, हमारे यहाँ माफी होती है, पश्चाताप होता है। तो आप आइए और हमारे जो मंदिर है वहां पर आके खुद माफी मांगिए, तो मैं आपको माफ कर दूंगा। तो दैट्स द स्टैंड ही, मतलब नेशनल टेलीविजन में उसने ये स्टैंड ले लिया। और उसके बाद में फिर ये जो मैंने आपको संपत नरेला नाम का बंदा बताया था ना, जो डेकैथलॉन और ये वो सब करता था, दैट गाय, उसको उसने हायर किया। और ये जब कोविड के समय में पनवेल के समय शूटिंग हुई ना उसके बंगलों के अंदर में, वो बंदा आया, उसने 20 दिन रेकी की और वहां शूट आउट किया,
फिर बाकी 2 उन्होंने गैंगस्टर्स यहाँ हायर किए और घर के सामने उन्होंने शूट आउट बैंड्रा में। और बाद में जब उनको मालूम पड़ा कि बाबा सिद्दीकी इज द गाय हु इज वेरी क्लोज टू सलमान खान, तो उसका शूट आउट हुआ। उसका बाकायदा दशहरे के दिन में उन्होंने जिसको बोलते हैं ना वध किया, ऐसे टाइप का स्टेटमेंट है। ये सारा चीज जो किया हुआ उन्होंने, ये ऑर्केस्ट्रा ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि मैं एक पर्टिकुलर कॉज के लिए लड़ रहा हूँ और मेरा एक स्टैंड है और मैं प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ। इनफैक्ट अब जेल से उसके स्टेटमेंट्स, जेलर लोग, रिपोर्टर्स लोग ये स्टोरी कहते हैं कि वो बंदा कैसे सिर्फ दूध दही और फल खा के रहता है और नवरात्र के दिन में 9 दिन का व्रत रखता है। ऐसी सारी स्टोरीज पूरे नेशनल टेलीविजन में आई हुई स्टोरीज हैं। सो दैट्स द पोजीशन दैट ही टुक। और उसने क्या किया, सारे जो उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे उन सबको भगा दिया। तो उसमें से गोल्डी बरार बाहर है, उसमें से बाकी जो उसके अलग अलग शूटर्स थे वो सब बाहर मतलब बेल पर हैं कि भागे हुए हैं? भागे हुए देश के बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री है। और वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पासपोर्ट्स लेके अपने अलग अलग नाम से रहते। तो फिलहाल सब के सब कनाडा में रह रहे सुना, दे ऑल हैव काइंड कनाडा में कंसंट्रेटेड इन कनाडा। कनाडा में भी इन्होंने क्या किया कि एक बड़ा स्टांस लिया कि हम लोग जो ये खालिस्तानी मूवमेंट के जो लोग हैं जी, इन लोगों के खिलाफ है। वो निज्जर को इन्होंने मर्डर किया था, पता नहीं किसने किया, लेकिन इन्होंने क्लेम कर लिया। गुरुद्वारे के बाहर तो AK-47 जाए। तो इन्होंने ये क्लेम कर लिया कि भाई हमने किया है और जो भी हमारे देश के खिलाफ चलेगा उसको हम ऐसे ही उसका अंजाम यही होगा। तो इससे क्या होगा कि इनका जैसे वो आज बोल रहे हैं ना पोजीशनिंग, तो NIA उनको पोजीशनिंग इसलिए कर रही क्योंकि इन्होंने एक टेम्पलेट जो था क्राइम का, एक टेम्पलेट उन्होंने 90s में से जो बहुत फेमस हुआ उस टेम्पलेट को अडॉप्ट कर लिया। अब वो टेम्पलेट अभी प्ले कर रहे हैं इवन एज वी स्पीक। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इनका हर तीसरे महीने में कोई ना कोई किसी गैंग का मर्डर होता है। जैसे गोगी मैंने आपको बताया, जाट वाले जो लोग हैं गैंगस्टर्स, उसका क्या हुआ कि जब वो जेल में था उसको कोर्ट पे पेश करने के लिए आया। आपने देखा होगा रोहिणी कोर्ट में एक बहुत बड़ा मर्डर हुआ है। कोर्ट के अंदर जी, जज बैठे हुए हैं और सुनवाई चल रही है, गोगी की पेशी होती है और गोगी जज के सामने विटनेस बॉक्स की तरफ जा रहा है और कुछ समय 5 लोग जो लॉयर्स के गाउन्स होते हैं वो लॉयर्स के गाउन्स पहन के आते हैं अंदर और इतने रेंज में, मतलब मेरे ख्याल से 4 या 5 फीट की रेंज में आने के बाद में इनडिस्क्रिमिनेट फायर करके गोगी को वहीं जज के सामने मार के ढेर कर देते हैं। लॉयर की वेशभूषा बना करके गन्स लेकर के आके। और ये इस जमाने में हो रहा है 2013 2014 की बातें हम लोग कर रहे हैं जो ये और फिल्मों में देखा करते, फिल्मों में सब हुआ करता था जी। और लॉयर के वेश में आ गए बाद में, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन फोर्स थी, उन्होंने वो तीनों शूटर को वहीं मार गिराया और दे डाइड। लेकिन उनको इस बात का भी डर नहीं था कि मर गए करके। तो उसके दूसरे दिन या दूसरे 3 घंटे के बाद में फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट डाला कि देखो हमने गोगी की गैंग को खत्म कर दिया, अब बाकी लोग तैयार रहो। ये जो टिल्लू ताजपुरिया जो उस समय तिहाड़ जेल में था, उसने ये अनाउंसमेंट कर दी। नीरज भवाना और बाकी सब जो सिंडिकेट थे और गौरव मतलब लकी पटियाल, उन्होंने फॉरेन कंट्री से ये पोस्ट डाल दी जी। एग्जैक्टली 19 मंथ्स के बाद में, 19 महीने के बाद में तिहाड़ जेल में गोगी, अभी भी गोगी गैंग के नाम से ही चलता है, उसके मरने के बाद भी वही गैंग से काम चलता है। तिहाड़ जेल में ये ग्राउंड फ्लोर पे टिल्लू ताजपुरिया कैद है जी, एक फ्लोर और दूसरा फ्लोर, ऐसे 2 फ्लोर्स में अलग अलग गैंग्स बैठे हुए हैं। तो जो गोगी के गैंग वाले हैं, लॉरेंस के गैंग वाले हैं और भी 3-4 एफिलिएटेड ग्रुप के गैंग वाले लोगों ने, उन्होंने पूरी प्लानिंग की टिल्लू ताजपुरिया को मारने के लिए। और उन्होंने ये जो एग्जॉस्ट फैन होता है, एग्जॉस्ट फैन के फैंस का जो पूरा ये है फैन, वो काटा और उसको शार्पन करके रेडी रखा और फिर बाद में कपड़े निकाले उनके खुद के, लुंगी उंगी सब कुछ बांधे और फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरे सुबह 6 बजे और उन्होंने देखा कि टिल्लू जो है वहां पर नीचे टहल रहा है। और जैसे उन्होंने पकड़ा, 5-6 लोग अलग अलग जगह से आए अपने अपने इससे, और जो बैरिकेड्स के बीच में जो सेपरेटर्स होते हैं उसका रॉड्स निकाला, वो भी शार्पन रॉड्स थे। और बाकायदा CCTV में इसका पूरा फुटेज अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। उसको मल्टीपल स्टैबिंग किया, सारे लोगों ने उसको मर्डर कर दिया और जब कोर्ट में मतलब उसका मर्डर कर दिया और टिल्लू ताजपुरिया वहीं ढेर हो गया। और फिर बाद में जब उसको पुलिस पकड़ के लेके गई तो जब मीडिया वाले आए जी, तो बोले कि गोगी के साथ में पंगा जो लिया उसका हमने आज बदला ले लिया, अब हमको कोई डर नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ आउटरीजियस प्ले इन मीडिया एंड इन पब्लिक इन्होंने किया। और टिल्लू और गोगी का जो गैंग का जो स्टोरी है
जो एक ज़माने में दोस्त थे, कॉलेज में गए, दुश्मन हुए, और दोनों का अंत जो है इतने ब्रूटल तरीके से हुआ, और उनकी गैंग आज भी एफिलिएट्स के तौर पे चलती है। तो गोगी मरने के बाद, टिल्लू मरने के बाद भी गोगी गैंग के लोग हैं और टिल्लू गैंग के लोग हैं, बिल्कुल चल रहे हैं और इनके नाम की रॉयल्टी लोग खा रहे हैं। खा रहे हैं। जैसे काला जेठड़ी जो है बंदा न्यूज़र, वो आजकल लोकल बीट यहाँ चलाता है, जो लॉरेंस बिश्नोई के एफिलिएट ग्रुप से, और जो अनुराधा चौधरी है जो अब पब्लिकली आ गई हैं, सारे केसेस उसके चल रहे हैं, कुछ केसेस में एक्विटल भी हुआ है, और वो बाहर है। तो बाहर आने के बाद में उसका पॉलिटिकल पोजीशनिंग चालू है कि भाई अगर उसको कोई केस में पकड़ा नहीं जाए तो कैंडिडेट बन के वो पॉलिटिकली बाहर आ सकती है। और संदीप जो मतलब काला जठड़ी वो जेल में है, और वो ओपन फैक्ट है, वो बोलती भी है कि अगर वो इन्वॉल्व है तो मेरा तो उसके साथ में रिलेशनशिप है, ही इज माई हस्बैंड एंड ऑल दैट। अच्छा, ओपनली आके टेलीविजन चैनल्स में इंटरव्यू देना, ये वो चल रहा है। तो शी इज द रिक्रूटिंग, मतलब बाहर जो आके अपना जिसको बोलते हैं ब्रांड पोजिशनिंग करना है, ये वो कर रहे हैं। तो इस तरह की मॉडर्न गैंग्स हैं जो पढ़े लिखे हैं और अपना जो क्या बोलते हैं खौफ है वो मीडिया का यूज करके बनाते हैं। तो मेरा सवाल अब तक अधूरा ये है कि पंजाबी माफिया ज़्यादा खतरनाक है कि जाट माफिया, कि हरियाणा के ये लोग, इन तीनों में से कौन सा वाला सिंडिकेट आप कहेंगे वेरी वायलेंट, ब्रूटल, हार्टलेस? और पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, उन्होंने बाकी सब माफियाओं को बढ़िया तरीके से यूज करके अपने लिए फायदा कर लिया, और ब्रूटल किलिंग तो सारे हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे है या इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग है, लेकिन इनका दिमाग, मतलब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सिंडिकेट को चलाने का, जैसे बोलते हैं ना कॉर्पोरेशन को चलाना होता है जी, उन्होंने हर जगह अपने एक क्या बोलते हैं सेनापति अपॉइंट कर लिए हैं हर स्टेट के लिए। जैसे मुंबई के लिए अब उन्होंने बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के नाम से अपना एक रिक्रूट कर लिया है। यहाँ तक कि लड़कियां, कई सारे लड़कियां अब लेडी डॉन बनने के लिए, रिक्रूट करने के लिए, जब लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में ले जाया जाता है तो ये लोग सेल्फी निकालते हैं। अच्छा, कि हम गैंगस्टर बनना चाहते हैं, और वो सेल्फी डाल के, क्योंकि इनका एक बिहाइंड द सीन सोशल मीडिया मैनेज करने वाली टीम भी है, जी, जो लोगों के पोस्ट देखते हैं, जो वल्नरेबल लोग रहते हैं उनको रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। तो सेल्फी लेके उसका स्टारडम इतना हो गया कि लड़कियां भी जो जनरली इस पूरे क्या बोलना इंसिडेंट को अपना हीरोइज्म मानते हैं, वो लोग रिक्रूट होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये दे आर यूजिंग द मीडिया फॉर I thought the cyber cell must be watching all this. They must be like monitoring all these people. तो क्या हो रहा है? सो हाउ मेनी पीपल विल यू टैप, कितने सारे लोगों को आप टैप करेंगे, राइट? छोटे छोटे जो गैंगस्टर्स हैं, अभी फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बोलूंगा कि दिसंबर 20, मतलब अभी जो गया दिसंबर पिछले महीने, अब वो सिलसिला चल रहा है, सब कुछ हो रहा है गैंगस्टरिज्म। मूसवाला के सिद्धू मूसवाला के केस के अंदर में जिन्होंने मारा, लॉरेंस वाले लोगों ने उससे बदला लिया, क्योंकि सिद्धू मूसवाला का जो मैनेजर था, वो मैनेजर ने लॉरेंस बिश्नोई के कुछ लोगों का पता बताया था, इसलिए उन्होंने सिद्धू मूसवाला को मार दिया। अब सिद्धू मूसवाला को मार दिया, इसीलिए लोग ने बदला लेने के लिए, अब इनका एक कोई राणा बाला चौरिया करके कबड्डी प्लेयर है, बहुत मोहाली में कबड्डी मैच हो रहा है, दिसंबर 25 की बात कर रहा हूँ मैं, कबड्डी का मैच हो रहा है और पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, कबड्डी लोकल चल रहा है। इज ऑल्सो प्रोमोटर ऑफ कबड्डी स्पोर्ट, राणा बाला चौरिया लोकल कबड्डी प्लेयर बीइंग प्रोमोटर। आए इनके गैंगस्टर्स लोग, बोले हमको सेल्फी निकालना है आपके साथ, और सेल्फी निकालने के चक्कर में 3 लोगों ने सेल्फी निकाला और उसको ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज पे सबके सामने मार दिया। सेल्फी निकालते सेल्फी निकालने की प्रमाइस, आजकल सेल्फी निकालना भी खतरनाक हो गया, मतलब इस तरह का है। अब ये देखो मोहाली से पंजाब गैंग जी, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कितना खतरनाक इनका मतलब पहुंच हो गया, इनको डर नहीं है जी, बेसिकली। एक तो क्या है कि जो एक दूसरा टॉपिक है मेरा, कि ये सारे गैंगस्टर्स लोग जो हैं, एक तो डर है, वो एक एक्सचेंज के तौर पे यूज करते हैं, अपना एक इमेज, ब्रांड इमेज यूज करते हैं। जितना नोटोरियस बंदा होगा उसकी फिरौती की रकम उतनी बड़ी होगी। जो पुराने प्रिंसिपल्स है इन्होंने बखूबी आज के तौर पे यूज कर सर बॉम्बे वाले सीखे हैं जो मुंबई के माफिया के लोग, एक टेम्पलेट। I have learned from all those things, yeah. So in a way, if you try to describe, आज की तारीख में अगर इन माफियाओं को आप डिस्क्राइब करेंगे तो इन्होंने क्या किया है कि उस जमाने का जो क्राइम का पूरा टेम्पलेट था उसको मॉडर्न मीडिया के साथ जोड़कर पब्लिक अपीयरेंस के साथ में उसी टेम्पलेट को कॉपी पेस्ट किया। थोड़ा इम्प्रूव्ड वर्जन ये है कि अब वो फेम जो है वो मीडिया को यूज करके करते हैं। तो ये फेसबुक पे इस तरह से लाइव करना, सेल्फी पे गोली मारना,
और ये एकदम धड़ल्ले से जो इनका क्राइम हो रहा है, यू मीन टू से इज गवर्नमेंट अलाउइंग देम टू डू दिस, या ये क्या हो रहा है? मतलब इज पुलिस टोटल फेलियर व्हेन इट कम्स टू इट इज सो। अभी क्या है कि एलिगेशन स्ट्रेट ऑफ हो रहे हैं, क्योंकि पंजाब जो है वो अपने आप में एक बड़ा स्ट्राइफ टॉन स्टेट है। पंजाब में ड्रग माफिया इतना बड़ा है और ड्रग का इतना इन्फ्लुएंस है कि वो अपने आप में एक पूरा लेयर है। किसी दिन उस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे, लेकिन पंजाब बीइंग अफेक्टेड बाय ड्रग सो मच, ड्रग इज अ बिगर करेंसी। वहाँ डर जो है वो इतना बड़ा करेंसी नहीं है, ड्रग बहुत बड़ा करेंसी है। यानी 2-4 लोग मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ड्रग सीजर अगर बड़ा हो जाएगा तो पूरा महकमा हिल जाता है। चाहे वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे एनफोर्समेंट अथॉरिटी हो, चाहे लीगल सिस्टम हो, वो पूरा एक जो करप्ट सिस्टम है, पूरा लेयर है, वो हिल जाता है। तो वहाँ स्ट्रीट क्राइम इज लेसर क्राइम देन द ड्रग क्राइम। ओके, मतलब पंजाब के अंदर दे आर बेसिकली मोर इनटू ड्रग, दे आर ट्राइंग टू मेक मनी। ड्रग इज अ बिगर करेंसी। So then the whole mafia thing, जो माफिया सीन है, it's more into connected with जाट एंड जो हरियाणा टेरिटरी वहाँ पर है। ये लोग एग्जीक्यूट करते हैं लास्ट माइल का इफेक्ट, और ट्रेड करने वाले लोग कोई और है। जैसे लॉरेंस है, लॉरेंस के लिए यूज करने वाले कोई और लोग हैं जो काम कर रहे हैं ताकि ये लोग स्ट्रीट का क्राइम एग्जीक्यूट कर सकें। तो मतलब आपका कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई इस वक्त सबसे ऑर्गेनाइज्ड एंड वेरी लीथल सिंडिकेट है? टू मी मॉडर्न एजुकेटेड गैंगस्टर्स जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कर रहे हैं जी, उसमें से लॉरेंस होल्ड्स अ बिगर पाई देन द नीरज भवानास ऑफ द वर्ल्ड हु वर द राइवल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और लकी पटियाला और व्हाटएवर। बट लॉरेंस जो है वो कर रहा है। और मैं क्या, मतलब मैंने तो सुन के ही बातें सब कुछ लिखी हुई है, और कुछ ऑफिसर से मिला, और जब भी मैं डॉक्यूमेंट्री करने के लिए दिल्ली या वो रीजन में गया हूँ तो जो इनसाइट्स मिलते हैं, लॉयर्स फॉर एग्जांपल, लॉरेंस की लॉयर है, लॉयर टेलीविजन में आके ऐसे बात करती जैसे उसकी फैन है। अच्छा, जो उसकी लॉयर है, जो उसको मिलती है, वो बताती है कि एक भी क्राइम में आप उसको पकड़ के बता दीजिए, एक भी कन्वर्सेशन में। रिपोर्टर उसको चैलेंज करता है कि हमने मूसवाला के मर्डर के बाद में जो कॉल टैप हुआ है, हमने ऑन एयर चलाया हुआ है, और एक गैंगस्टर बोल रहा है कि मूसवाला का जो है मर्डर हो गया है, और लॉरेंस को कॉल पे बुलाता है, और लॉरेंस कॉल पे आता है, बोलता है क्या हुआ? बोले मूसवाला खत्म हो गया, मतलब पंजाबी में बोल रहा हूँ। ये कॉल, रिकॉर्डेड कॉल, उन्होंने नेशनल मीडिया में प्ले किया हुआ है। लॉयर बोलते कि ये प्रूव करके बताओ कि ये लॉरेंस है कि नहीं। अच्छा, तो अब लॉरेंस तो खैर वेरी मच इन द जेल, वॉइस सैंपल इज ऑल्सो देयर, जो बंदा फोन कर रहा है उसको भी मालूम है। अब क्या होता है, लीगल लूप होल्स बहुत सारे हैं, ये बंदा खुद लॉ पढ़ा हुआ आदमी है, तो इसको मालूम है कि जब तक वो फोन रिकवर नहीं होगा जी, और इसी कानून में एक बहुत अच्छा पेच है कॉल के मामले में। अगर कोई गैंगस्टर को कॉल कर रहा है तो जो लास्ट मेल में जिसको कॉल किया गया है वो एविडेंस है। जो कॉल करने वाला है दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज मेजर पार्ट ऑफ द एविडेंस। जो रिसीविंग वाला बंदा है वहां अगर ये एस्टेब्लिश होता है तो दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एविडेंस। और रिसीविंग में वो फोन कॉल कभी मिलता नहीं, ना वो फोन का इंस्ट्रूमेंट मिलता है, कुछ नहीं मिलता। जो सिर्फ टैप किया हुआ फोन है, अगर वो ऑफिशियली टैप किया होगा तभी मिलेगा। अब लॉरेंस के मामले में क्योंकि वो साबरमती जेल में है, वो उसका फोन तो कोई टैप नहीं कर सकता, उसके पास कोई फोन नहीं है, वो हमेशा किसी और का फोन यूज करता रहता है। तो सो फार ही इज मैनेज टू एस्केप दीज केसेस। हालांकि 60-70 केसेस ऑलरेडी हैं उसके ऊपर। 60-70 केसेस? हाँ, 60-70 केसेस है, उसमें से कम कई सारे मर्डर के, मतलब कंस्पिरेसी टू मर्डर वाले केसेस भी। और जो शुरू में मैंने आपको बताया था कॉलेज के मर्डर का जो इंसिडेंट था जी, उसमें उसका एक्विटल हो गया। तो जो उसने आर्सन किया और जो गोली चलाई थी उसमें एक्विटल हो गया। इसीलिए जो मेजर केस था जिसके कारण उसका क्राइम का जर्नी शुरू हुआ, ये पैराडॉक्स है। जिस केस के कारण वो क्राइम की वर्ल्ड में आया वो केस में एक्विटल हो गया, लेकिन उसके बाद के बहुत सारे केसेस के अंदर में उसके ऊपर डीप रूटेड कंस्पिरेसी के केसेस हैं। तो आपको लगता नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई अकेला ये सब नहीं कर रहा हो? मे बी देयर इज अ थिंक टैंक, परहैप्स देयर इज अ ग्रुप, देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर प्लॉटिंग, कंस्पायरिंग, प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग। बिल्कुल, बड़े सिंडिकेट्स हैं, जैसे कनाडा में ऑपरेट करने वाले सिंडिकेट्स हैं, प्रो खालसा, एंटी खालसा मूवमेंट्स हैं जी, जो पंजाबी गैंगस्टर्स को टारगेट करते वो हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्रीज को टारगेट करने वाला एक बड़ा सिंडिकेट है, जो सबसे ज्यादा वसूली के जो केसेस हैं, क्योंकि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इज वेरी बिग जी, और उनको एक्सटॉर्ट करने वाले बहुत सारे केसेस मिलते हैं। तो उनको एक्सटॉर्ट करने वाला जो पूरा सिंडिकेट है वो इन लोगों को यूज करता है, तो वो है। प्लस बीच में अभी लेटेस्ट जो वर्जन आया हुआ है वो ऐसा है कि लॉरेंस इज बीइंग यूज्ड बाय द इंटेलिजेंस एजेंसी। लोगों ने बोला कि रॉ यूज कर रहा है, ये यूज कर रहा है, वो यूज कर रहा है।
हालांकि सब डिनाइल हो गया है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज अब उसको यूज कर रही हैं कि जाके दूसरे कंट्रीज में कुछ इंसिडेंट्स करे। कनाडा में तो कनाडा ने और मतलब मेरे ख्याल से एक वन ऑफ द केसेस में ये एस्टैब्लिश भी किया है कि ही इज और हिज सिंडिकेट इज बीइंग यूज्ड टू डू crime by the intelligence agencies. Indian agencies are using Lawrence Yeah. in foreign soil to punish the perpetrators of the crime in here. ये थ्योरी अभी प्रोपगेट हुआ रिसेंट। It's only theory. अब देखो ऐसा है कि इसके लिए प्रूव करने के लिए कोई एक I thought Indian government is already on record made these allegations against Indian government. Yeah. एलिगेशन हैज बीन मेड, जी. और ये एलिगेशन को थ्योरी है ऐसा इंडियन एजेंसीज क्लैंडस्टाइन तरीके से डिनाई करती है, सब कुछ करती है, जो ये तो प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। बट बेसिकली ये है कि ऑल सेड एंड डन फायदा किसका हो गया? जी. लॉरेंस बिश्नोई के जो अपना लेवल था, जो एक छोटे छोटे स्ट्रीट क्राइम से, कॉलेज के फाइट से और 5-6 गैंग्स को एक साथ लेके 2-4 मर्डर्स के अंदर कंस्पिरेसी करने के बाद जेल में बैठा हुआ, 8 साल से जेल में बैठा हुआ है, 29 साल का बंदा है, और 8 साल से जेल में बैठकर ये सारे क्राइम को अंजाम दे रहा है, तो उसके लिए तो कंफर्ट जोन है जी. और जेल्स में कन्वर्सेशन कैसे होता है, क्या होता है, ये सबको मालूम है, और उसमें से उसने लूप होल पकड़ के ये सारा काम कर लिया। इतने सारे गैंग्स चल रहे हैं, स्ट्रीट का क्राइम हो रहा है, और उसका नाम जो है वो लॉरेंस के नाम से चल रहा है, इसलिए लॉरेंस का नाम बड़ा हो। अब आप देखा था ये लोग बिश्नोई 29 टेनेट्स के मानने वाले एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो किसी पेड़ को या किसी भी चीज़ को तकलीफ नहीं पहुँचाते हैं। ये इतने सारे मनुष्यों की हत्या जो हुई है, ये उनके बिलीव्स और आइडियाज़ के खिलाफ नहीं लगता आपको कि चलो कीड़ा नहीं मारेंगे, जानवर नहीं मारेंगे, बट मनुष्य की हत्या कर देंगे, तो वो आपको कैसे लगता है कि इट्स नॉट वेरी पैराडॉक्सिकल इन इट इज अ पैराडॉक्स, बट ही क्लेम्स दैट कि मैंने आज तक किसी को नहीं मारा। खाली कंस्पायर किया या हुक्म दिया है? वो भी अपने हाथ से नहीं किया मैंने। सी देखो क्या होता है कि कोई क्रिमिनल तो ये कहेगा नहीं कि मैंने मारा है जी. बट यहाँ पर क्योंकि मीडिया में इसका बाइट बार बार प्ले होता है, और जी. जब भी इसकी पेशी होती है पुलिस वाले भी बड़े लीनियंट होते हैं, माइक उसके सामने रख दिया जाता है और माइक में वो अपना स्टेटमेंट देता है कि मैंने कुछ नहीं किया क्राइम, ये सब आप मीडिया वालों का क्या कराया है जी. और उसमें एक स्टेटमेंट बढ़िया दे देता है वो ये करता है कि देखो भाई, अगर मैं कुछ करूंगा जी तो सलमान के लिए करूंगा, क्योंकि सलमान को जिस दिन करूंगा सब समझ जाना मैंने किया है। अच्छा. तो उसने क्या किया है कि जो बिश्नोई समाज का जो कॉज है उसको अपना कॉज बना के अपनी बिश्नोई पोजीशनिंग अच्छी कर लिए जी. और बाकी सारे जो क्राइम है वो उनका सिंडिकेट जो चला रहा है उनके लिए वो पैसा कमाने का तरीका। तो ये सलमान थ्रेट, डोंट यू थिंक इट लुक्स लाइक अ पब्लिसिटी स्टंट एक्चुअली? तो बहुत सारे उसके जरिए अपने आप को मशहूर करूँ और उसके जरिए मेरा नाम हो जाए, ख्याति हो जाए। तो शुरू में जब पहली बार ऐसा हुआ जी. और सलमान खान का नाम लिया तो लोग हंसने लगे जी. कि इतना छोटा सा क्रिमिनल ऐसे बोल के पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहा है। टू प्रूव हिज पॉइंट, वो पनवेल वाला इंसिडेंट हुआ, तब भी लोगों ने बोला कि एक छोटे मोटे लोग हैं, इनकी कोई औकात नहीं, तो उसने ये जो शूट आउट कराया, सब कुछ कराया जी. उसके बाद में उसको फिर भी ये लगा कि ये तो जैसे वो संपत नरेला के पास में उतने रेंज की गन ही नहीं थी कि वो रेंज वहां से जाके गैलेक्सी अपार्टमेंट की खिड़की तक पहुंचे, इतना रेंज भी नहीं था। तो इट वाज प्योरली जिसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना कि भाई हम डरा रहे हैं जी. उसके बाद में उसको लगा कि नहीं, वन हैज टू प्रूव अ पॉइंट। तो ये जो अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन चालू है जी. लेकिन बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद में उसने जो क्लेम किया है उससे ये प्रूव हुआ कि ये सीरियस थ्रेट है, क्योंकि ऑलरेडी 30-40 लोग जो है वो अब प्रोटेक्शन में लगा दिए गए हैं, सलमान का मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, और उसका जस्टिफिकेशन कि ये सलमान को क्यों टारगेट कर रहा है ऑलरेडी मीडिया में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। इनफैक्ट बिग बॉस के सेट में आने के समय में सलमान ने भी कुछ स्टेटमेंट्स कर दिए। तो बेसिकली क्या हुआ, उसकी बात को क्रेडेंस मिल चुका है। वो शुरुआत जो थी वो पब्लिसिटी स्टंट से हुई और अब जो है वो इट हैज़ बिकम अ सीरियस थ्रेट, और अब उसके लिए भी एक पर्पस मिल गया ना उसको। तो वो उसके गैंग वाले कोई भी अगर वो कर देते हैं, ही जस्ट हैज़ टू ओन इट टू राइज इन द क्रिमिनल लैडर। तो आई जस्ट ट्राई टू सर्कल बैक के इस माफिया के अलावा जो यूपी का एक बाहुबली कल्चर है, व्हाट डू यू थिंक कि वेदर ये माफिया जो लॉरेंस का और जो आपने जो पूरा सिंडिकेट बताया है, गोगी, टिल्लू, ये सारे लोग जो हैं, इफ़ यू कंपेयर द विद यूपी के बाहुबलीज जैसे अतीक है, अफजल है और जो मुख्तार, जो लोग गुजरे हुए हैं, इन सब से कंपैरिजन में हाउ वुड यू एनालाइज बोथ ऑफ देम? तो सबसे बड़ा यूपी का जो कल्चर है, यूपी के कल्चर में गैंगस्टरिज्म जो है वो बाहुबली कल्चर होता है, जो जनरली यूपी और बिहार दोनों में चलता है। दबंगाई, रंगदारी जो चलती है वो पॉलिटिकल असेंडेंस के लिए किया जाता है।
वहाँ वसूली पॉलिटिकल असैसिनेशन मेरे श्रोताओं के लिए राजनीतिक अपने चढ़ाव के लिए कि आपने आपको कि भाई राजनीति में अपना दबदबा बना रहे जी और हमारे जो आशीर्वाद से जो गैंग चल रहे हैं या कोई दबंग हमारे साथ 50 दबंग है, ये लोग हैं, जी ये सारे लोगों के जरिए दबंग यानी गुंडे आप हाँ दबंग जो लोग हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश के गुंडे ये जो रंगदार जो बोलते थे उस जमाने में कि दादागिरी करना, जो मुंबई की भाषा में दादागिरी करना, दादागिरी से शुरू हुई चीजें जी जब उनका पावर बन जाता है, लोगों में डर पैदा हो जाता है, ऐसे डर वाले लोगों को पॉलिटिकल काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले इलेक्शंस के समय कैंपेन के तौर पे होता था। तो यूपी में सारे लोग बड़े पॉलिटिशियन बन गए, या तो वो जो गुंडे थे या बदमाश थे, उनकी बदमाशी ये क्वालिफिकेशन बन गई पॉलिटिक्स में रहने के लिए, जो हरियाणा में कुछ हद तक था। लेकिन बाद में ये जो सीन क्राइम हुआ, ये बेसिकली प्योर बिजनेस के तौर पे इमर्ज होके आया है। सो पंजाब का जो सिंडिकेट है और दिल्ली के आसपास जो ये गैंग्स चल रही हैं, आज की तारीख में जो डॉसियर निकला है उसके अंदर में 95 छोटे गैंग्स का लिस्ट आया हुआ है जस्ट लास्ट मंथ। कहाँ यूपी का नहीं, दिल्ली में, दिल्ली की जो टास्क 95 गैंग्स 95 छोटे जो गैंग स्प्लिंटर गैंग्स जो स्प्लिंटर ग्रुप्स जो होते हैं एफिलिएट्स हैं, जी इनके अपने अपने गुर्गे जो अपने अपने लीडर्स हैं, जी और फिर इनका बड़ा सिंडिकेट है। तो इट्स लाइक अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल स्मॉल क्रिमिनल्स हु हैव जॉइंड हैंड्स, एक दूसरे के साथ में हाथ जोड़ के उन्होंने दो बड़े ग्रुप्स में अपने आप को बांट लिया है। जी एक में सबसे ज्यादा जिसके पास में लोग अभी एफिलिएटेड है वो लॉरेंस एंड गैंग है, और बाकी लोग जो है स्प्लिंटर ग्रुप्स में, छोटे छोटे ग्रुप्स में अलग अलग बटे हुए हैं। पर वो नीरज बवाना टिल्लू वाले जो गैंग है, लकी पटियाल और ये सब गैंग है, वो उस डायरेक्शन में चल रहे हैं। यूपी पे आते हैं, यूपी पे अभी भी पॉलिटिकल गेन के लिए, सो यूपी में पॉलिटिक्स इज करेंसी, जी दिल्ली में मनी इज करेंसी, पॉलिटिक्स पावर इज अ कैटलिस्ट। जिसके पास पावर है वो पैसा लाने में मदद हो जाती है उसकी। पंजाब में ड्रग इज द करेंसी जी और मेरे को लगता है कि ये सारे गैंग्स को हमारे लिए 100 रुपये का नोट 100 रुपये का होता है, इनके लिए एक फोन कॉल 1000 रुपया होता है या 1 करोड़ होता है या 10 करोड़ होता है। तो इन्होंने करेंसी को एक नया डेफिनेशन दिया है। यानी कुछ लोगों के लिए टर ये करेंसी है, कुछ लोगों के लिए नारकोटिक्स ये करेंसी है, कुछ लोगों के लिए वेपन्स ये करेंसी है, कुछ लोगों के लिए पावर ये करेंसी है। तो आप जब करेंसी का जब शब्द का उपयोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये उस चीज को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं, नहीं या ज्यादा पावर और ज्यादा रसूख पैदा करना चाहते हैं, या मतलब ड्रग्स की दुनिया में ज्यादा बिजनेस करना चाहते हैं। यू मीन टू से दिस, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, उसे आपको याद होगा जी कि जब हम इंडियन एक्सप्रेस में थे जी तो मोस्ट ऑफ द गैंगस्टर क्राइम्स एंड बाकी जो रिपोर्टिंग होती थी वो आप ज़्यादा करते थे, क्योंकि उस समय गैंगस्टरिज्म बहुत ज़्यादा था जी। और मेरे पास में एक बीट थी जो इकोनॉमिक क्राइम्स की बीट थी, जहाँ पे कस्टम्स हो गया, एक्साइज हो गया, DRI हो गया, NCB हो गई, ये सारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी जी ये लोग भी फीडर के तौर पे इन गैंग्स को हेल्प करते थे। अच्छा क्योंकि गैंग के पास पैसा कहाँ से आएगा? या जी। तो चोरी से आएगा, या कस्टम चोरी से आएगा, नारकोटिक से आएगा, या किसी और रास्ते से आएगा। जी तो इन सब के लिए पैसा बहुत जरूरी था, लेकिन ये लोग पैसा इस रास्ते से लाते थे। तो वो क्राइम जब मैंने एनालाइज करना शुरू किया, मुझे ये समझ में आया कि सबसे बड़ा क्राइम तो पैसा ही है, करेंसी ही है। और ये करेंसी जो है ये इन्होंने नए तरीके से डिफाइन किया, इनका ये नया क्रिप्टो है। तो मैं खाली अपने श्रोता को बताऊं कि चंद्रमोहन और मेरा दोनों का क्राइम करियर जो है 16 अक्टूबर 1995 को मुंबई इंडियन एक्सप्रेस से शुरू हुआ था। हमारे एडिटर थे जनाब साई सुरेश से स्वामी। अब हम दोनों में से ये कि हम दोनों ने, मैंने उस वक्त स्ट्रीट लेवल जो ऑर्गेनाइज क्राइम, दाऊद गवली और इन सब की रिपोर्टिंग शुरू की थी। चंद्रमोहन ने अपने लिए जो इकोनॉमिक ऑफेंस शुरू किया था। मतलब एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंजिंग बीट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और DRI और IT और ये सब को करना। तो ये अपने आप में उन्होंने बहुत कमाल की कहानियाँ की थी। उस ज़माने में फिल्म स्टार्स पे जो रेड्स होती थी, उनको जो वॉच किया जाता था, जो काला धन निकल के आता था, तो ये महारती उन्होंने वहाँ से हासिल की थी उस ज़माने में। तो उस ज़माने की ये जो आप अभी आपने जो जिक्र कर दिया, कुछ कहानियाँ, कुछ किस्से आप बता सकते हैं इंटरेस्टिंग एक आध अपने करियर के? तो जैसे अगर क्राइम को जैसे लोग देखते हैं जी, एक्चुअली अगर किसी के यहाँ रेड हो जाए या किसी के यहाँ पैसा मिल जाए तो इतना बड़ा क्राइम नहीं समझा जाता। जैसे अगर आप देखेंगे तेलगी के मामले में, जब 1 करोड़ रुपया एक बार में उसने लुटा दिया तब वो बड़ा क्राइम हो गया, क्योंकि अभी सुनील करीम तेलगी जो टोपाज बार में 95 लाख उसने एक बार पे टोपाज में गुजारा। सो जी बेसिकली विजिबल क्राइम हुआ जी। जैसे हर्षद मेहता के केस में हर्षद मेहता के पास में 25-30
फैंसी कार्स होती थी। लेक्सस तो टोयोटा लेक्सस सबसे हाँ जो पहली बार जो तो हमारे यहाँ मतलब उस समय में एक्सप्रेस में अपना एक बड़ा फीचर, संडे के फीचर में आधे पेज की स्टोरी चली थी, जिसमें सारे गाड़ियां माधुली बिल्डिंग में लगी हुई हैं। हाँ उसका फोटो हम लोग निकाल के लाए थे, और क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट था, तो ये सारे कार्स उस समय, फैंसी कार्स उस समय इंपोर्टेड होते थे, जी और कई सारे लोग उस समय स्मगलिंग करके कार्स, फैंसी कार्स लेके आया करते थे। जी इस तरह के क्राइम्स होते थे। कस्टम्स के अंदर में भी बड़ा कंटेनर स्मगल करके लाना, और यहाँ भिंडी बाजार में जो प्रोडक्ट्स स्मगल्ड गुड्स के मिलते थे, जी वो सारे गुड्स उन कंटेनर्स का पार्ट होते थे। जी ये सारा क्राइम होता था। तो ये चीजें, फॉर एग्जांपल फिल्म स्टार्स है, फिल्म स्टार्स को शौक है फैंसी कार्स का, जी या फैंसी घड़ियों का, या फैंसी प्रोडक्ट्स को यूज करने का। अब आएगा कहाँ से? क्योंकि अगर आप लेजिटमेट रूट से लाओगे तो आपको उतना कस्टम्स ड्यूटी पे करके लाना है, और उतना पैसा आप दिखा नहीं पाएंगे। तो करप्शन उस जमाने में, ब्लैक मनी जो था, वो ये लोग मैनेज करते थे। तो दीज पीपल वर वेरी पावरफुल, अंडरवर्ल्ड वाज वेरी पावरफुल। जी और बहुत छोटी सी स्टोरी है, इनफैक्ट छोटा सिंगल कॉलम स्टोरी छपी थी कि मालबोरो सिगरेट, आई डोंट नो वेदर इट इज अलाउड इन द पॉडकास्ट, बट मैं आपको ब्रांड बता रहा हूँ, आप म्यूट कर सकते हैं। तो मालबोरो सिगरेट नहीं मिलती थी जी जो पब्लिक में। तो एक बंदा भिंडी बाजार में किसी चाइना मार्केट के लिए जाने वाला पूरा कंटेनर वो यहाँ डाइवर्ट कर लेता है, अच्छा और डाइवर्ट करने के बाद में यहाँ उसका कंटेनर उतार के रखता है। पूरे 1.5 साल तक, उसका एक्सपायरी डेट खत्म होने तक, वो 500 टाइम्स उसकी कॉस्ट पे मालबोरो सिगरेट बेच रहा है, अच्छा टू ऑल दीज सेलिब्रिटीज। और ये सारे सेलिब्रिटीज आके उससे वो सेलिब्रिटी, वो जो, क्योंकि इट वाज स्टाइलिश टू स्मोक ऑल दोस थिंग्स, कस्टम्स वाज नॉट कंसर्न ये पूरा कंटेनर कहाँ चला गया। सो उतारने के बहुत सारे तरीके होते हैं जी तो उस समय में पोरस बॉर्डर भी था। आपने 1993 की लैंडिंग के बारे में स्टोरी की, जो अपना अलीबाग के इसमें था, तो बॉर्डर भी पोरस था। और ये सारे क्राइम्स को, बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम कोई सोचता नहीं था कि ये कोई बड़ी चीज़ होगी। जी तो पकड़ भी जाए तो क्या होगा, माल सीज हो जाएगा, और क्या होगा। एंड इट्स नॉट बिग थिंग, बिकॉज वो चोरी का ही माल है, जो गया तो चोरी का माल है, अगर मिल गया तो बहुत सारा पैसा। नहीं वो इस तरह के इंसिडेंट जो थे, दे एक्चुअली, अब मुझे लगता है जी कि सारे क्रिमिनल सिंडिकेट्स लोग फैंसी करते थे कि वो अंडरवर्ल्ड का क्राइम इतना बड़ा है कि वहां लोग मारे जाते थे, और बंदूक था, और नाम था, ये सब कुछ था। लेकिन उन सब का ब्लड सप्लाई, जिसको बोलते ऑक्सीजन सप्लाई जो था, जी वो ये सारा करेंसी था। और मुझे लगता है कि आज भी ऑर्गेनाइज क्राइम को अगर आप देखेंगे, जिसको बोलते हैं पीपल फॉलो द मनी, जी आप अगर इफ यू फॉलो द मनी यू विल अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइज क्राइम मच बेटर। अच्छा चंद्रमान, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने देखा कि मैं इतनी देर तक इनकी बातचीत एकदम पूरी तरह से उर्दू में एक लफ्ज़ महव होके, यानी अपने आप को मिटा करके मैं इनकी कहानी सुन रहा था। सो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली थिंक कि चंद्रमोहन को किताबें लिखनी चाहिए। ये सारी नॉलेज है अपने साथ ले जाएंगे और लोगों को शेयर नहीं करेंगे, थोड़ी नाइंसाफ़ी होगी इनके साथ में, आई गेस। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द माई शो, एंड आई विल रियली रिक्वेस्ट माई ऑडियंस के अपने कमेंट्स दीजिए और इनसे किताब लिखने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, ताकि ये किताबें लिखें और आगे आने वाली नस्ल जो है इन सारी माफियाज़ को, मतलब आई वोंट टेल अबाउट मुंबई माफिया, आई डोंट नो, मैं यूपी माफिया जानता नहीं हूँ, पंजाबी माफिया जानता नहीं हूँ। इन्होंने जो आपके सामने पूरा एनसाइक्लोपीडिया खोल दिया है, आई विश ये किताब की शक्ल में आपके सामने आ सके। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।